कहानी का ये 7वां भाग देखने से पहले इसके पहले भाग अवश्य देखें। अभिमन्यु अस्पताल से एयरपोर्ट चला गया और अस्पताल में 3 घंटे बाद परिणीता की मम्मी अंदर जाने के लिए स्टाफ द्वारा दिया गया एप्रन पहनकर परिणीता के पापा के पास खड़ी थी। दिल में आंसू लेकिन होठों पर मुस्कान सजाए उन्होंने धीरे से उनके माथे को सहलाया। सहगामनी का आदमी स्पर्श पाकर उनकी आंखें खुल गई। दर्द में भी वो मुस्कुरा उठे। हम ठीक है नीति, उन्होंने धीरे से कांपती आवाज में कहा। हाँ हाँ पता है मुझे, आप ठीक होकर जल्दी ही घर आओगे, निधि जी ने झूठी मुस्कान दिखाते कहा। सच तो ये था उनके शरीर पर इतनी पट्टियों को देखकर वो अपनी रुलाई रोक नहीं पा रही थी। पीछे से नर्स ने आवाज दे दी, अच्छा आप चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। बाहर आकर वो परिणीता से लिपट कर रो पड़ी। तभी बुआ भी पास आ गई। ओ करके साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस उनका कंधा पकड़कर बोली, कैसे हैं हमारे भैया, बस तो जाएंगे ना? अरे कम से कम बिटिया के पैर तो पूछ लेते। मम्मी उनकी इस बेवकूफ़ी भरी बातों से बिफर गई। वो वैसे भी सुबह की बात से आहत थी, पर अस्पताल में कोई तमाशा ना हो इसलिए खामोशी से परिणीता से माफ़ी मंगवा दी थी। पर अब अपने पति के लिए ऐसी अशुभ बातें सुनकर वो चिल्ला पड़ी। चुप रहिए दीदी, आपको शोभा नहीं देता ऐसी अशुभ बात करते हुए। वो आपके बड़े भाई हैं, हमेशा एक पिता की तरह आपका ख्याल रखा, सम्मान दिया, और आप अपनी भाभी का पहली बार ऐसा रूप देखकर बुआ हैरान रह गई। उनसे कुछ बोलते ना बना। बड़े चाचा भी आ गए। शांत हो जाइए भाभी, और आप नीचा शांति से बैठिए, ये अस्पताल है। बुआ जी चुपचाप फूफा जी और अन्य रिश्तेदारों के पास कॉरिडोर के गेट के पास खड़ी हो गई जाकर। बड़े चाचा भी आधे घंटे बाद अंदर जाकर दूर से देख आए और मौजूद डॉक्टर से तसल्ली की कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद परिणीता ने जबरदस्ती उन्हें घर भेज दिया। परिणीता ने बड़े चाचा को सख्ती से कुछ भी लंच अस्पताल में लाने से मना किया। वो देख रही थी सुबह से आए हुए इन लोगों ने एक बार भी कोशिश नहीं की थी कि एक भी रुपये की सहायता के लिए मम्मी से पूछ दें। किससे 2 लाख जमा हुए, कहाँ से आए, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक एक बार भी कैंटीन से चाय तक नहीं लाए। अभिमन्यु के जाने के बाद बड़े चाचा ही मंगा रहे थे। अब अंदर जाने को किसी को भी मना कर दिया गया था क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिया गया था और वो गहरी नींद में सो चुके थे। अब रूम में 3 घंटे बाद यानी शाम तक शिफ्ट होंगे तभी कोई मिल पाएगा जिनको सिर्फ चेहरा दिखाना था। यह सुनकर एक एक करके सब अस्पताल से खिसकने लगे। बड़ी मासी जो कि लोकल ही थी और हर अपने घर के कामकाज में मम्मी को छोटी छोटी कहकर 15 दिन पहले ही काम करवाने के लिए बुला लेती थी, वो भी उनका 8 माह का पोता गोलू हुड़क रहा होगा कहकर शाम को आने के लिए बोलकर चली गई। बुआ जी ने भी अस्पताल में लंच का कोई जुगाड़ नहीं देखकर मम्मी से कहा, भाभी घर चलकर कुछ खाने को बना लो बच्चों के लिए। परिणीता ने मम्मी के हाथ से घर की चाबी लेकर उन्हें दे दी। बुआ जी मम्मी को यहीं रहने दीजिए, उनका मन नहीं लगेगा घर में। आप घर में आराम से नहा धोकर खाना बना लीजिएगा, हम यहाँ अंशु और मम्मी को कुछ खिला देंगे। ठीक है बेटिया। बुआ जी तो यही चाहती थी, रजाई में घुसकर अपना मनपसंद सीरियल देख लेती अकेले में। परिणीता जबरन मम्मी और अंशु को कैंटीन ले गई। वहीं मम्मी का मुंह धुलाया, बैग से कंघी निकाल कर दी और खाने की 2 थाली ऑर्डर कर दी जिसमें बिल्कुल घर जैसा ही पूरा खाना था। पति की अनुपस्थिति में बेटी को ऐसे अगुवाई करते देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन अभिमन्यु और परिणीता के बारे में सोचने लगी। अभिमन्यु करीब 4 बजे फैक्ट्री के गेट पर पहुंच गया। गार्ड ने अभिमन्यु को आए देखकर तुरंत जोरदार सलाम किया। सर आप? हमने सुपरवाइजर जी की व्यवस्था अच्छे से कर दी थी। अभिमन्यु बोला। हाँ हाँ ठीक है, हम उन्हें काम समझाने आए हैं, नए हैं ना? गार्ड बोला। जी सर, आपके लिए चाय कॉफी कुछ भेजूं? नहीं, अभिमन्यु अंदर जाते हुए बोला। उसने शांता दादा को पहले ही मैसेज कर दिया था। वो 30वीं मंजिल पर जो एकदम सुनसान थी वहां इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने शांता दादा को कहा, ये काम बहुत ही सावधान होकर करना है और जब तक मैं इशारा ना करूं तुम ना तो मुझसे मिलना और ना ही फोन करना। शांता दादा बोला। समझ गया भाई। अभिमन्यु ने शांता दादा का कंधा थपथपाया और दिखावे के तौर पर वो शांता दादा के साथ साइट पर
ऊपर नीचे ऐसे ही थोड़ी देर समझाते हुए घूमता रहा। फिर वापस घर की ओर चल दिया, जहां उसके बिग बॉस यानी दादू उसका बेसब्री से वेट कर रहे थे। उधर शाम 6 बजे अस्पताल में परिणीता के पापा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब ग्लूकोज की बोतल में दवाइयां मिलाकर चढ़ाई जा रही थी। दोपहर के खाने और सोने के बाद एक बार फिर से चेहरा दिखाने वाले आने लगे थे। बड़े चाचा को परिणीता ने सख्ती से आज घर पर ही रहने को कहा था। पापा से मिलाकर मम्मी को भी घर भेज दिया था ताकि वो भी नहा धोकर कपड़े बदल सकें। अंशु उन्हें घर पहुंचाकर अपने कपड़े चेंज करके फिर से आ गया। 8 बजे करीब परिणीता के चाचा चाची अपनी बदहवासी दिखाते अस्पताल में दाखिल हुए। दिल्ली से कानपुर की दूरी तय करने में उन्होंने पूरे 36 घंटे लिए। ये वही पापा के छोटे भाई हैं जो अपनी नौकरी लगने तक हमेशा बड़े भाई से सपोर्ट पाते रहे थे। पापा तो घर के बड़े थे, इसलिए सारी त्याग और जिम्मेदारी उनके हिस्से में आई। अपने पिता की सीमित आमदनी समझकर खुद कुशाग्र बुद्धि होने के बावजूद आगे प्रतियोगिता की तैयारी न करके स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली और छोटे चाचा और बुआ को हमेशा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज चाचा दिल्ली में बैंक मैनेजर के पद पर हैं, पर बड़े भाई कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं जैसे भूल ही गए। चाचा परिणीता को देखकर उसी के पास खड़े हो गए। रूम में केवल एक ही व्यक्ति रह सकता था और अभी बुआ अंदर गई थी, इसलिए परिणीता बाहर आ गई थी। भैया कैसे हैं बेटा? चाचा ने यथासंभव अपनी आवाज में दुख और फिक्र समेटते हुए पूछा। ठीक है चाचा, ऑपरेशन हो गया है, अभी 15 दिन लगेंगे, परिणीता ने संक्षिप्त उत्तर दिया। और तुम कब आई? चाची ने परिणीता को गहरी नजर से देखकर कहा। वो देखना चाहती थी कि परिणीता बेंगलोर जाकर कितनी बदली है। तभी अंशु आ गया। उसने चाचा चाची के पैर छुआ बताया कि दीदी आधी रात में ही आ गई थी। हैं? आधी रात में? चाची का मुंह खोला का खुला रह गया। तभी अंदर से बुआ निकल आई और चाचा अंदर चले गए। तुम्हें डर नहीं लगा लखनऊ से कानपुर अकेले आते हुए? चाची की जिज्ञासा शांत नहीं हो पा रही थी। वह खुद दिल्ली में रहकर अपने को बेहद स्मार्ट और कानपुर वालों को पिछड़ा समझती थी। तभी बुआ ने रहस्य उजागर करते हुए कहा, अकेले कहाँ है भाभी? इनके बॉस आए थे ना साथ में। अरे बॉस काहे के, दोस्त समझो, इनकी ही उम्र के तो हैं। फिर व्यंग और अर्थपूर्ण भाव से मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छे हैं भाभी, बेचारे ने बहुत भाग दौड़ की और सारा खर्च भी अस्पताल में जमा करा कर गए हैं। चाची को गॉसिप में रस आने लगा था। हाँ सही कह रही हो दीदी, बिना फायदे के कोई इतना करे तब तो सही में बहुत अच्छे हैं। चाची अपनी ननद की तरफ देखकर आंख मारती हुई बोली, है ना परिणीता? परिणीता उन दोनों की बातों में छिपे कटाक्ष को भली भांति समझ रही थी। वो रुके स्वर में बोली, अच्छे तो है ही चाची, वरना कौन अपने एम्प्लॉय के लिए इतना पहन लेता है और एडवांस में पैसा देता है? ऐसे समय ही तो अपना कौन और पराया कौन समझ आता है। चाची ने लास्ट की बात नहीं सुनी। उन्हें पता नहीं था कि परिणीता मॉडलिंग करने जा रही है और ऑपरेशन से लेकर पूरे 15 दिन तक का लाखों का खर्च जमा हो गया। ये उनको हजम नहीं हो पा रहा था। लेकिन परिणीता, इतना पैसा तुम चुकाओगी कैसे? अभी तो तुम्हारा एजुकेशन लोन ही चल रहा है। चाची ने फिर कुछ खोदने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया। मुझे कुछ नहीं चुकाना है चाची, ये मेरे पैसे हैं। मैं उनकी कंपनी परिणीता फैब्रिक में ऐसे मॉडल काम करूंगी जिसके मुझे 5 लाख एडवांस मिले हैं। हैं? मॉडल और तुम? चाची की आंखें बाहर निकल आई। ऐसा क्या दिख गया तुम में? अरे इतनी बड़ी कंपनी के लिए तो एक से एक मॉडल लाइन लगा देती। अब मुझे क्या पता? परिणीता खोए अंदाज में बोली। सच में ये तो उसे खुद भी नहीं पता था कि सच में आखिर मिस्टर खड़ूस ने उसमें क्या देखा। टॉप मॉडल्स को छोड़कर देखिए रही हो बेटिया, ये मॉडल अच्छे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। घर परिवार की इज्जत की भी तो सोचो। चाची ने हितैषीपना दिखाकर कहा। बुआ बोली, यही तो हम भी सुबह से कह रहे थे कि कोई ऐसे ही थोड़ा इतना करता है तो ये महारानी हमारे लत्ते ले डाली। अब तुम ही समझाओ भाभी। परिणीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इनकी बातों का क्या जवाब दे। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो किसी तरह कंट्रोल कर रही थी बस अपने ऊपर कि कहीं उससे कोई बदतमीजी ना हो जाए और फिर उसकी वजह से मम्मी को सुनना पड़े।
अंशु, जो इतनी देर से इन सब की बकवास सुन रहा था, बोला, दीदी, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया है, आप अंदर जाइए, क्योंकि चाचा को कुछ नहीं पता है। हाँ हाँ, हम जाते हैं। अंदर चाचा पापा से अपनी ना आने पाने की मजबूरी बयां कर रहे थे। पापा आधे नींद में और आधे दर्द में केवल सर हिला रहे थे। परिणीता अंदर आई तो चाचा को बाहर जाना पड़ा। अंदर जाकर परिणीता अपनी नम हुई आंखों को पोंछती ठंडी सांस लेकर पापा का हाथ पकड़कर बैठ गई। इस वक्त उसे पापा को देखना था, बस। पापा ने परिणीता का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी बात उसके बिना बोले ही समझ रहे हों और मानो उसमें ही अपना दर्द बयां कर रहे हों। आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। परिणीता उनके गालों को पोंछकर बोली, हम हैं ना पापा, हम सब देख लेंगे, आप बस जल्दी से अच्छे हो जाइए। उधर राजवंश मेंशन में दादू ने विहान, तरुण और वंश को तलब कर लिया था। अंदर का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। तरुण, वंश और विहान तीनों ही अपराधियों की तरह एक सोफे पर बैठे थे और दादू अपनी छड़ी लिए उस बड़े से हॉल में चहलकदमी कर रहे थे, जैसे कोई टीचर एग्जाम हॉल में घूमता है। दादी भी चुप्पी साधे अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसी वक्त अभिमन्यु राजवंश पेंशन में दाखिल हुआ। अभिमन्यु को देखते ही दादू रौबदार आवाज में बोले, आ गए साहबजादे। अभिमन्यु भी सिर झुकाए विहान के पास ही खड़ा हो गया। हाँ तो विहान भैया, किसकी बर्थडे थी? दादू ने कठोरता से आंखें बड़ी करके कहा। वो दादू, तरुण की कजिन की। विहान हकलाता हुआ बोला, अच्छा, और तरुण जी, आपकी कजिन कहाँ से आए और कहाँ गए? दादू तरुण के पास आते हुए कहने लगे, तरुण की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दादू जी, वो उसकी हालत देखकर दादू को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, पर उनको भी इस ड्रामे में मजा आ रहा था। निमेशा भी तमाशा देखने ऊपर से नीचे आ गई थी। तरुण और विहान की हालत देखकर उसकी हंसी छूट गई। विहान ने उसे घूर कर देखा तो उसने इशारे में ही कहा, बहुत बढ़िया, और डांट पड़े, और जीभ दिखा दी। विहान ने भी दांत पीस कर उसे बाद में मारने का इशारा किया। सॉरी दादू, मैंने ही इन लोगों से झूठ बोलने को कहा था। अभिमन्यु ने धीरे से कहा। नहीं दादू, ये मेरा आइडिया था। विहान ने हिम्मत दिखाई। चोर चोर मौसेरे भाई, दादू बड़बड़ाए, लेकिन सबने सुन लिया। हाँ हाँ, वही तो, मुख्य सूत्रधार तो आप ही हैं। अभिमन्यु, आप जानते हैं आपके ऐसे बिना बताए गायब हो जाने से आपकी दादी कितना परेशान हो जाती है। अभिमन्यु दादी के पैरों के पास आकर बैठ गया। सॉरी दादी, वो परिणीता के लिए रात में लखनऊ से कानपुर जा रही थी, बस इसीलिए। दादी अभिमन्यु के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, कोई नहीं बच्चे, मुझे पता है तो कितनी फिक्र करता है सबकी, बस तुझे नहीं देखती तो परेशान हो जाती हूँ। विहान ने वंश से कहा। सबकी एक ही मुसीबत की। वंश और तरुण दोनों ही मुस्कुरा दिए। लो, हो गया दी एंड। दादू के चेहरे पर हंसी आ गई। अरे मैडम, थोड़ा हमें भी मजे लेने देती। दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अब बस करिए, बच्चों की हालत तो देखो, जैसे बेचारे जिसके सामने खड़े हों और फांसी होने वाली हो। चलो भाई चलो, तुम्हारी दादी ने तो सारे नाटक का मजा ही किरकिरा कर दिया। ये कहकर दादू हंसने लगे। दादू को हंसते देखकर सबकी जान जैसे वापस आ गई। अभिमन्यु हैरानी से बोला, आप हमसे नाराज नहीं हैं और मजाक कर रहे थे? नहीं मेरे बच्चे। अभिमन्यु के सर पर हाथ फेर कर दादू बोले, मुझे तो तेरे ऊपर नाज है और तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे, ये भरोसा भी। चलो रे बच्चों, आ जाओ सब। तुम्हारी दादी ने स्पेशल आलू की कचौड़ी और गाजर का हलवा बनाया है। थोड़ी ही देर में सब गरम गरम खाने का स्वाद ले रहे थे। खाने के बाद सब थोड़ी देर घूमने का कहकर बाहर आ गए। निमेशा और दादी, जो इतनी देर से परिणीता के बारे में पूछना चाहती थी, उन्हें अभिमन्यु संक्षेप में बताकर निकल गया। खुली कार में जैसे ही चारों बैठे, उन तीनों ने अभिमन्यु के ऊपर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। साले कमीने, हमें बलि का बकरा समझा है, जब देखो तब कसाई के आगे कटने को खड़ा कर देता है। मत मारो यार, मत मारो, ओह लग गई लग गई। मार धीमी पड़ रही थी और अभिमन्यु नौटंकी करके ज्यादा चिल्ला रहा था। जब सब थक गए तब विहान रोब में बोला, और बता, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? कौन? अभिमन्यु ने जैसे ही कहा, सबने फिर मारने के लिए हाथ उठा लिया। बताता हूँ, ठीक है। और हमारी भाभी श्री? वंश, जो अपेक्षाकृत थोड़ा शांत स्वभाव का था, मस्ती करने लगा। अभिमन्यु ने उसकी गर्दन पकड़ ली।
मुन्ना आज तो भी इनके साथ टांग खींचने लगा। तभी विहान ने पेटी से चिल्ड बियर के कैन निकाल लिए। लो ब्रो, कल की पार्टी पेंडिंग थी। सबने अपने अपने कैन ले लिए और बेंगलोर की सड़कों पर उनकी कार दौड़ने लगी। थोड़ी ही देर में कार भीड़ भाड़ वाली जगह से हटकर सुनसान रोड पर आ गई। अभिमन्यु ने कार रोक दी। अब तक सब थोड़ा सुरूर में आ गए थे। अब अंदर से अंग्रेजी बोतल निकली और साथ में गिलास बर्फ भी। विहान ने पैक बनाया और सबने एक साथ चीयर्स बोला। तरुण को थोड़ा ज्यादा ही चढ़ती थी। सीट पर खड़े होकर बोला, आज की पार्टी बिग ब्रो के नाम। क्यों भाई? विहान बोला, अरे भाई, अपने बॉस की लाइफ में किसी लड़की ने एंट्री मारी है इसीलिए। तरुण और भी चिल्लाकर बोला। अभिमन्यु उसे नीचे बिठाने लगा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो बस उसकी हेल्प ही। विहान उसकी बात बीच में काट कर बोला, अच्छा उल्लू समझाए हमें। जिस दिन से मिस मुसीबत। अभिमन्यु ने उसे बुरी तरह घूरा। देखा देखा यार, कितना बदल गया, कैसे घूर रहा है मुझे। विहान भी सुरूर में था। दूसरा पैक बन चुका था। सॉरी यार, मेरी पूछनी भाभी श्री मिली है, तब से कोई ना कोई बहाने से अलग ही नहीं होती। विहान ने अपनी बात पूरी की। अब अभिमन्यु भी सुरूर में था। हाँ यार, कुछ तो बात है उसमें। उसकी आंखें, उसके बाल, उसका डिम्पल, उसके होंठ। अभिमन्यु आंखें बंद करके परिणीता के चेहरे में खो गया। विहान गाल पर हाथ रखकर बोला, बस बस, और आगे नहीं। उसका थप्पड़ मारने का अंदाज, उसके बाल नोचने की अदा, सब कितना यूनिक है ना। पर कोई कुछ भी कहो, भाई की पसंद हम सबकी पसंद। वंश विहान के सर पर चपत मारते हुए बोला, है क्या कह रहा है बे? भाभी माँ समान होती है। हाँ तो वही तो हम भी कह रहे हैं। विहान बहकते हुए बोला, भाई की पत्नी हमारी सीता मैया है और हम सब लक्ष्मण। प्रणाम मैया। चरण कहाँ है? अभिमन्यु, जो अभी सेंस में था, समझ गया अब घर लौट चलना चाहिए। उसने कार वापस मोड़ दी। रह रह कर उसको परिणीता का गले लगना याद आ रहा था। वो बार बार फोन की स्क्रीन देख रहा था। परिणीता की रोज बोली सुनने की ऐसी आदत हो गई थी कि उसे लग रहा था कि कितना टाइम हो गया परिणीता की आवाज सुने। उसने जल्दी जल्दी सबको उनके घर पर उतारा। हालांकि अभिमन्यु के घर पर उनकी कारें खड़ी थी, पर उनमें से किसी की भी हालत ड्राइव करने की नहीं थी। आज अभिमन्यु को जल्दी घर आया देखकर दादू भी अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाकर अभिमन्यु ने निमिषा के कमरे में झांका। निमिषा और निशा दोनों ही गहरी नींद में थी। अभिमन्यु ने धीरे से डोर बंद किया और अपने रूम में आ गया। रात भर का जगा, दिन भर की थकान और थोड़ा सुरूर, लेकिन फिर भी अभिमन्यु को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन परिणीता की आवाज सुनने को बेचैन था। शावर लेकर फ्रेश हो गया। नाइट सूट पहनकर अपने बेड पर फोन लेकर बैठ गया। बार बार परिणीता के नंबर पर उंगली रखता फिर हटा लेता। क्या कहे इतनी रात में? क्यों फोन किया? आखिर उसने मैसेज डाल ही दिया। अंकल कैसे हैं? आर यू अवेकिंग? परिणीता क्या जवाब देगी, यही वो सोच रहा था। अभिमन्यु जहां कल सुबह का बेसब्री से वेट कर रहा था, क्योंकि अगर परिणीता कल की मीटिंग अटेंड करने बेंगलोर आती है, इसका मतलब वो आगे अभिमन्यु के साथ ही सामने ही रहेगी। वहीं परिणीता अभिमन्यु के साथ के अलावा कल की डॉक्टर की रिपोर्ट के बारे में सोच रही थी। उसका बेंगलोर जाना, आगे मॉडलिंग करना सिर्फ कल की ही बात पर निर्भर करेगा। अगर नहीं चाहती है तो इसका मतलब है कि वो ये डील कैंसिल कर रही है। फिर जॉब ज्वाइन भी कर लेगी तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अभी जो अभिमन्यु ने पैसा दिया है वो भी तो चुकाना होगा। और अंशु का भविष्य, कितनी उम्मीद लगाए हैं अंशु उससे, और क्या वो अभिमन्यु को देखे बगैर रह लेगी? हे भगवान, तू ही बता मैं क्या करूं। पापा प्लीज, कल सुबह आप अच्छे से होश में आ जाना। अब बस आप ही मुझे बता सकते हो कि मैं क्या करूं। उधर सूरत में चुनाव में अब सिर्फ 15 दिन ही बाकी थे और आदित्य चाहता था कि निमिषा का केस जल्दी सॉल्व हो जाए, ताकि गज्जू और उसके साथी गुनहगारों को सजा दिला सके और मामराज साहू जैसा दुष्ट नेता दोबारा सत्ता में ना आ पाए। इसके लिए चाहे उसे साथी पुलिस वालों की ही नहीं, अपराधियों की मदद ही क्यों ना लेनी पड़े। इसलिए उसने अपने पर्सनल फोन से चंदू को फोन किया और अपनी मंशा जाहिर की। चंदू के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वफादार थे। उसने भरोसा दिलाया कि वह जरूर इस काम को अंजाम देगा। गज्जू से वैसे भी क्रिमिनल ब्रादरी की एक पार्टी बेहद चिढ़ती थी। दोनों में ही एक दूसरे से आए दिन गैंगवार होती रहती थी।
क्योंकि गज्जू मामराज साहू की वजह से बहुत ज्यादा ही खुलासान हो गया था और तकरीबन सारे ही धंधों का बेताज बादशाह बनने की फिराक में था। और फिर निमिषा, हाँ, अपनी मीशू से अपने बेशुमार प्यार का इजहार भी तो करना है। आदित्य अपने बचपन की यादों में खो गया जहां वो था। अभिमन्यु उसका बड़े भाई जैसा दोस्त था, तो वहीं अभिमन्यु की छोटी सी नटखट शैतान सी बहन निमिषा थी। वो भले ही आदित्य से 2-3 साल छोटी थी, पर लड़ने में और उसके साथ बराबरी करने में हमेशा उससे आगे रहती। अपना सारा होमवर्क उसी से करवाती और मना करने पर उसको खूब सताती। कभी तो उसकी ड्राइंग खराब कर देती, कभी उसका पेन छुपा देती, और एक दिन तो हद ही कर दी थी। वो अपना बैग रखकर इंटरवल में वॉशरूम में गया था, तभी निमिषा ने अपनी क्लास में आकर उसके बैग की अदला बदली कर दी। बाद में टीचर जब पढ़ाने आए तो आदित्य निमिषा का बैग देखकर हैरान रह गया। टीचर से उसे खूब डांट पड़ी और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। ये तब की बात है जब आदित्य 8वीं कक्षा में और निमिषा मात्र 5वीं क्लास में थी। अभिमन्यु को निमिषा की ये शैतानी बिल्कुल भी रास नहीं आई। पहले तो उसने खूब डांटा और फिर दादू से शिकायत कर दी। गवाह के तौर पर अभिमन्यु आदित्य को भी साथ ले आया था। दादू ने निमिषा को अच्छी तरह डांटा। निमिषा की गोरे गुलाबी गालों पर आंसू की धार बह रही थी। आदित्य से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस वक्त भी उसे निमिषा का रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आगे बढ़कर निमिषा के आंसू पोंछे और सॉरी बोला, फिर वहां से भागते हुए बाहर चला गया। बचपन की ये शैतानियां जवानी की दहलीज पर पांव रखते आदित्य के एक तरफा प्यार में बदल गई। निमिषा भी आदित्य को हमेशा अपना बीएफ यानी बेस्ट फ्रेंड कहती और अपनी हर शैतानी का राजदार आदित्य को ही बनाती। और आदित्य उसकी हर शैतानी के बाद उसे पड़ने वाली डांट से बचा लेता। पर आदित्य की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो निमिषा से अपने प्यार को जाहिर कर पाता। एक तो उसकी और अभिमन्यु की दोस्ती, दूसरे अभिमन्यु अर्श पर तो आदित्य फर्श पर था। वह खुद अभिमन्यु की वक्त बेवक्त की गई मदद के सहारे पड़ रहा था। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने आप को एक सम्मानित जगह पर स्थापित करना और फिर निमिषा से अपने प्यार का इजहार करना। लेकिन इसे भाग्य की विडंबना कहा जाए। 2 साल पहले जब आदित्य ट्रेनिंग का लास्ट ईयर कंप्लीट करके अपनी पहली पोस्टिंग पर था और निमिषा ने ज्वेलरी डिजाइनिंग और डायमंड कटिंग का कोर्स कंप्लीट किया था, और अब आदित्य आईपीएस बनकर निमिषा से अपनी बात कहने ही वाला था कि यह हादसा हो गया। तब तक निमिषा और आदित्य की बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती चल रही थी, पर हादसे के बाद जैसे निमिषा ने सबसे नाता तोड़ा वैसे ही आदित्य से भी तोड़ दिया। निमिषा के साथ हुआ हादसा आदित्य को तिल तिल करके मारता था। वो अपनी पहली पोस्टिंग की कठोर नियमों के चलते बहुत बार तो जा नहीं पाया, और अभिमन्यु ने भी उसे अपने काम पर फोकस करने की सख्त हिदायत दी थी। पर तब से उसके दिल ने उन गुनहगारों को नर्क में भेजने की कसम खाई थी। इसलिए दूसरी पोस्टिंग के समय रिक्वेस्ट करके सूरत सिटी में अपनी पोस्टिंग करा ली थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने ख्यालों से बाहर आया। अब और नहीं, मुझे भले ही अपराधियों की मदद लेनी पड़े, पर अब उन लोगों को नर्क में भेजकर ही दम लूंगा। इधर शांता दादा भी अपने काम में मुस्तैदी से जुट चुका था। इंतजार था तो किसी तरह से उन दोनों का ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट लेना और तीनों को एक साथ ही पकड़ा जाना, वरना केवल गज्जू को पकड़ने से ये दोनों अलर्ट हो जाते। अगले दिन की सुबह सभी के लिए खास थी। 8 बजे सीनियर डॉक्टर राउंड पर आकर अच्छे से चेकअप करके सब ओके कह गए थे। पापा भी पूरे होश में थे। दर्द तो था लेकिन बेहतर थे। चाचा चाची सुबह घर से चाय नाश्ता ला कर दे गए थे। फिर उन्हें कानपुर में और भी रिश्तेदारों से मिलना था। कल सुबह शताब्दी से उनकी वापसी का टिकट था। छुट्टी की मजबूरी, बच्चों को परेशानी हो रही है कहकर फूफा जी भी पापा से मिलकर सुबह ही लखनऊ निकल गए। बड़े चाचा रात भर भरपूर नींद लेने के बाद सारे दिन के लिए आ गए थे। परिणीता बार बार घड़ी देख रही थी, असमंजस में थी। यदि जाना है तो 1 बजे वाली फ्लाइट पकड़नी होगी, तो उसे 11 साढ़े 11 अस्पताल छोड़ देना होगा। बड़े चाचा को सब पता था। उन्होंने परिणीता को चाय लेने के लिए कैंटीन भेज दिया और खुद अपने दोस्त का हाथ पकड़कर पास में बैठ गए। परिणीता के पापा ने भी उनके हाथ को कस कर पकड़ लिया। बड़े चाचा ने धीरे धीरे परिणीता और अभिमन्यु के बारे में सब बता दिया और कैसे बुआ फूफा ने अभिमन्यु की बेइज्जती की। यह भी उनकी आंखों से आंसू बह निकले, जिसे बड़े चाचा ने पूछा, ये रोने का नहीं, निर्णय लेने का समय है।
परिणीता तुम्हारी आज्ञा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी, इसलिए अच्छी तरह सोच समझ कर उसे कुछ भी कहना। आप क्या कहते हो? परिणीता के पापा ने छीन स्वर में पूछा। मुझे तो अपने बच्चे हमेशा नील गगन में पंख फैलाए उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, ना कि वो पिंजरे में बंद होकर फड़फड़ाए। कहकर पापा ने आंखें मूंद ली। 10 या 10:30 बजे थे। परिणीता चाय लेकर आ गई थी। पापा को भी अभी हिलना मना था, इसलिए परिणीता ने ठंडी करके चम्मच से उन्हें चाय पिलाई। जब मुंह साफ करने लगी तब पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिणीता, देर हो रही है, मम्मी और अंशु को रात का बोल दे। अभी तो भाई साहब हैं, रात में मम्मी रुक जाएंगी। तुम घर जाकर नहा धो लो और बेंगलोर जाने की तैयारी करो। आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मिस नहीं होनी चाहिए। परिणीता पापा के सीने से लिपट गई। थैंक यू पापा, लव यू पापा। पापा ने सिर सहलाते हुए कहा। अब जल्दी जाओ और कल सुबह वाली फ्लाइट से वापस आ जाना। तब तक यहाँ भाई साहब, मम्मी और अंशु हैं। परिणीता ने ठीक है पापा कहकर फटाफट फ्लाइट की टिकट बुक कराई और मम्मी को बता दिया कि वो घर आ रही है। ठीक 12 बजे परिणीता कानपुर एयरपोर्ट पर थी। चेक इन करने के बाद उसने अभिमन्यु को मैसेज किया, आई एम कमिंग। अभिमन्यु रात भर जगने के बाद जब ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जैसे ही परिणीता का मैसेज फ्रेश हुआ, उसके चेहरे पर चमक आ गई। अपने आप ही होंठ गुनगुना उठे। रिप्लाई में क्या लिखे समझ नहीं आया तो लिख दिया, मैं एयरपोर्ट लेने आ रहा हूँ। परिणीता ने लिखा, इसकी जरूरत नहीं, मैं घर होकर सीधे मीटिंग में आपसे मिलूंगी। अब मन मार कर अभिमन्यु को लिखना ही पड़ा, ओके एज योर विश। परिणीता के साथ एयरपोर्ट से घर तक का लंबा रास्ता तय करने का सपना उसका टूट गया। परिणीता ने बुरा सा मुंह बनाया। खड़ूस कहेंगे, मैंने तो फॉर्मेलिटी वश मना किया था, कम से कम एक बार तो और कहते। तभी अभिमन्यु को लगा एक बार में ही उसने ओके लिख दिया और वो तो यही समझेगी कि मैं लाना ही नहीं चाहता था। महज फॉर्मेलिटी निभाई। उसने दोबारा लिखा, देख लो, दिक्कत हो तो मैं आ सकता हूँ। अब परिणीता के चेहरे पर स्माइल आ गई। ओके आ जाना। अभिमन्यु ने मैसेज पढ़ा और मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु ये सोचकर ही कि परिणीता आ रही है अपने मन में गुनगुना रहा था। पहली बार किसी ने उसके मन के शांत समुद्र में पत्थर फेंक कर हलचल मचाई थी। परिणीता को लेने जाना है, ये पता चलते ही उसने पहनी हुई शर्ट उतार दी। वार्डरोब में जहां एक से एक महंगे कपड़े भरे पड़े थे, उसने पूरी की पूरी अलमारी बेड पर ला दी। जब कुछ समझ ना आया तो अपने तड़ाहार विहान भैया को फोन मिला दिया। वो भले ही रात में ड्रिंक करता था, लेकिन 10 बजे ऑफिस में ही मिलता था, क्योंकि दादू ने सबको यही सख्त आदेश दिए थे। अभिमन्यु को फोन आते देखकर विहान ने सामने फाइल लिए खड़े आदमी को बाहर भेज दिया। हाँ बोल बेटा, सुबह हो गई कि अभी तक मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में भाभी जी के साथ फूलों के झूले में हम बने तुम बने एक दूजे के लिए झूल रहा है? और अगर सपने में ना हो तो कुछ काम कर लो भाई, 10 दिन हो गए हैं तुम्हें ऑफिस आए, कितने काम अटके हैं? अभिमन्यु खिसियानी हंसी हंसकर बोला, यार लेक्चर बाद में देना, अभी तो तू थोड़ी हेल्प कर दे। ओहो या श्योर, बता तेरी लैला को कहाँ भगाना है? अभिमन्यु गुर्राया। विहान हंसते हुए बोला, ओके ओके, बता क्या करूं तेरे लिए? अभिमन्यु झिझकते हुए बोला, यार वो परिणीता आ रही है ना, तो बस उसे लेने जाना है। विहान उसकी टांग खींचते हुए बोला, हाँ तो हेलीकॉप्टर अरेंज करवाना है कि स्पाइस जेट? अब अभिमन्यु सच में गुस्सा हो गया था। ओफो, भाड़ में जाओ। विहान बोला, अच्छा सॉरी, सीरियसली बता। अभिमन्यु बोला, मैं शर्ट नहीं चूज कर पा रहा हूँ, मैं वीडियो कॉल करता हूँ और तुझे पहन कर दिखाता हूँ, फिर तू बताना कौन सी पहनूं। विहान चिढ़कर बोला, लो बस, अब यही काम रह गया था, अब इनके फैशन डिजाइनर भी हम ही बने। विहान बड़बड़ा रहा था। अभिमन्यु बोला, अब एक गाली बाद में देना, देखी कैसी है। वॉइस कॉल वीडियो कॉल में बदल गई थी और अभिमन्यु एक शर्ट पहने खड़ा था। विहान को हंसी आ गई और बेहद प्यार भी। ये प्यार ही तो है जो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। इस वक्त अभिमन्यु का भी यही हाल था। खैर, एक स्काई ब्लू कलर की लिनन की शर्ट और डार्क ब्लू चेनिन की जीन्स सेलेक्ट की गई। अभिमन्यु उस ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। विहान की आंखें अभिमन्यु को इस तरह खुश देख कर नम हो गई, वरना 2 साल से अभिमन्यु ने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। वैसे भी मम्मी पापा के जाने के बाद अभिमन्यु ने हमेशा के लिए गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया था, पर निमिषा के साथ हुए हादसे ने तो उसे जीते जी मार ही दिया था। ऐसे ही खुश रहना यार, उसने मन ही मन कहा।
सामने से फिर अभिमन्यु को छेड़ा। जा वत्स, विजयी भव। अभिमन्यु चिल्लाया, तेरी तो मैं। विहान ने जल्दी से फोन काट दिया। तैयार होकर आदतन वो निमिषा के कमरे में आया। निमिषा चेयर पर बैठी बुक पढ़ रही थी और निशा उसके पैरों में दवाई वाली मसाज कर रही थी। निमिषा ने अभिमन्यु को देखा तो अटकते हुए छेंक कर बोली, वाह ब्रो, क्या बात है, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, कहाँ जा रहे? कहीं नहीं। अभिमन्यु अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाते हुए बोला, निशा मेरे किसी कपड़े में प्रेस नहीं है, काकी से कहकर दिखवा लेना। जी भैया। निशा नजरें नीचे करके हैरानी से बोली, अभी कल ही तो काकी यानी निशा की माँ ने अभिमन्यु का कपड़ अच्छे से अरेंज किया था। अब निशा क्या जाने कि एक सूट सेलेक्ट करने के चक्कर में अभिमन्यु बाबू ने पूरा का पूरा कपड़ ही बेड पर डाल दिया है, तो कपड़ों की प्रेस तो खराब होनी ही है। भैया, परिणीता से आपकी बात हुई, कब आ रही है बेंगलोर, और उसके पापा कैसे हैं? जब से निमिषा परिणीता से मिली थी तब से वह खुद बोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे परिणीता से ढेर सारी बातें करनी थी और इस वजह से वो अटक कर ही सही पर बात कर रही थी। निमिषा की बात सुनकर अभिमन्यु ने निशा की तरफ गुस्से से देखा। ये लड़कियां भी ना पूरा चाट का ठेला बचा लेंगी, लेकिन एक बात नहीं बचती। निशा घबरा कर बोली, वो दादू ने सबको बताया था। निशा घबरा गई। निमिषा ने हैरानी से अभिमन्यु की ओर देखा। हाँ, तो इसमें छुपाने जैसा क्या है भाई? अभिमन्यु निमिषा की बात करने पर खुश भी था। अभिमन्यु बोला, आज उसकी मीटिंग है इसलिए वो आ रही है, शायद रात में फिर चली जाए। उनके पापा का ऑपरेशन हो गया है और अब वो ठीक है। अच्छा। निमिषा खुश हो गई। भाई उनसे कहना मुझे भी मिलने आए। अभिमन्यु निमिषा के सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, वैसे मैं तुमको नंबर सेंड कर दूंगा, तुम ही बात कर लेना। निमिषा खुश होकर बोली, ओके भैया। अभिमन्यु ने वहीं खड़े खड़े परिणीता का नंबर निमिषा को सेंड किया और निमिषा के माथे पर प्यार किया और बोला, अपना ध्यान रखना बच्चे, और बाहर निकल आया। ये उसका रोज का नियम था। अभी 12:30 ही बजे थे। परिणीता की फ्लाइट 1 बजे की थी और 3:30 बजे लैंडिंग टाइम था। तब तक मैं ऑफिस हो आता हूँ। सोचकर अभिमन्यु ने कार की चाबी उठा ली। दादू दादी को लेकर शिव मंदिर गए थे। आज सोमवार जो था, साथ में काकी भी गई थी। दोनों महिलाओं का उपवास था। अभिमन्यु ने नीलेश को उनके साथ भेजा था क्योंकि दादू की कार का ड्राइवर छुट्टी पर था। अभिमन्यु कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल गया। कार में ही बैठे बैठे शांता दादा का फोन आ गया। चूंकि कार में अभिमन्यु अकेला था और कार के शीशे चढ़े थे, इसीलिए अभिमन्यु कार चलाते हुए बात करने लगा। भाई, ये दोनों सुबह घर से एक साथ निकलते हैं, फिर अपनी अपनी कार से अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर सब चेक करते हैं और शाम 6 बजे से कौर बंगले वाले अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां ये रात तक रहते हैं। अभिमन्यु बोला, गुड, और पता करो। शांता दादा बोला, ओके भाई, पर एक और होता मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा होता। एक के पीछे मैं जाता, दूसरे के मुंह। अभिमन्यु ने कहा, देखता हूँ। ओके भाई। शांता दादा ने फोन रख दिया। अभिमन्यु ने आदित्य को फोन मिलाया और चंदू को बेंगलोर भेजने को बोला, कैसे भी करके। अब राक्षसों के अंत का समय आ ही गया था। इशारा पाते ही चंदू ने गेटअप बदला और फ्लाइट पकड़कर रात में शांता दादा के पास फैक्ट्री में पहुंच गया। इधर परिणीता भी घर से तैयार होकर ही निकली थी। 3 दिन बाद चेहरे की अच्छे से मसाज करके शैम्पू करके नहाई थी। जानती थी एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते 4 बज जाएंगे और सीधे होटल ही जाना होगा, क्योंकि मीटिंग 5 बजे की थी। इसलिए मीटिंग के हिसाब से उसने व्हाइट लिनन की शर्ट, ब्लू जीन्स पहनी, कानों में नकली डायमंड के छोटे छोटे टॉप्स, हाथ में घड़ी। बस चाची भी तैयार होकर निकल ही रही थी। परिणीता को ऐसे देखकर पहले तो आंखें चौड़ी हो गई। परिणीता बेहद स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अगले ही पल उन्हें परपंच याद आ गया। अब तो वो अपने आप को इस घर की एक समझदार और परिवार को एक रखने वाली बहू मानती थी। इसीलिए खुद कुछ ना कहकर बुआ को उकसाने के लिए अपनी आवाज में गुड़ की चाशनी खोलकर ऊंची आवाज में बोली, ताकि बुआ सुन ले। कहाँ जा रही हो बिटिया रानी, इतना तैयार होकर? बुआ भी बरामदे में बैठी गर्म गर्म आलू के पराठों का लुत्फ उठा रही थी। परिणीता कुछ कहती इससे पहले ही बुआ, जिनके मुंह में पराठा फंसा था, जल्दी से पानी पीकर ऊपर से नीचे तक परिणीता को देखा। क्या बिटिया, अस्पताल में कोई ऐसे जाता है? परिणीता ने कहा। बुआ जी, हम अस्पताल नहीं बेंगलोर जा रहे हैं। यह सुनते ही बुआ के मुंह का पानी बाहर आ गया।
चाचा भी इत्र लगाते हुए जो अपनी ससुराल जा रहे थे बाहर निकल आए और गुस्से में बोले, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दत्ता को ऐसी हालत में छोड़कर तुम बेंगलोर जा रही हो? कुछ तो शर्म करो, यह उस लड़के के लिए। बुआ व्यंग से मुस्कुराती, अब आएगा मजा, कल बहुत तेवर दिखाए थे लोडिया ने। चाचा मेरा जाना बहुत जरूरी है, कल हम सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे, तब तक आप संभाल लीजिए, हृदय गले से परिणीता ने रिक्वेस्ट की। चाचा उसे घूरते हुए बोले, मैं तो अभी तुम्हारी चाची के साथ उनके मायके जा रहा हूँ। साले जी की बेटी की शादी तय हो गई है तो बधाई देने, और कल सुबह 6 बजे हमारी टिकट है शताब्दी की। तुम्हें तो मालूम है शादियों के सीजन में टिकट कितनी मुश्किल से मिलता है, और ऐसे क्या काम है बेंगलोर में? चाचा, परिणीता कुछ बोलती तभी अंशु अंदर से आ गया। मम्मी तो बेचारी सबके लिए मनपसंद नाश्ता ही बनाने में जुटी थी, और वो कभी पुरुष सदस्यों के आगे बोलती भी नहीं थी। अंशु, जो कि पापा की अनुपस्थिति में अपने आप को मम्मी और दीदी का रक्षक समझ रहा था, बोला, चाचा आज दीदी की एजेंसी के साथ मीटिंग है, उन्होंने दीदी को 5 लाख एडवांस में दिए हैं, उसी से पापा का इतना बेहतर इलाज संभव हो पाया। कोई बात नहीं दीदी, आप मत जाओ, आप अस्पताल देखो, फाइनेंशियल मैटर चाचा देख लेंगे, पैसे वापस कर देंगे। क्यों चाचा जी, सही है ना? 5 लाख का नाम सुनते ही चाचा ने यू टर्न ले लिया और खिसियाते हुए बोले, अरे तो ये पहले बताना था ना। कोई नहीं बिटिया, तुम जाओ, आज तो हम हैं ही ना, कल तुम आ ही जाओगी, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। परिणीता मन ही मन मुस्कुरा उठी। तभी अंशु आगे बोला, चाचा मैंने सुना है दिल्ली में नीट एंट्रेंस की तैयारी के लिए बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग है, तो सोच रहा था कि 1 साल के लिए दिल्ली आ जाऊं आपके पास। यह कहकर उसने परिणीता की तरफ देखकर आंख दबा दी। चाचा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने चाची को देखा। चाची ने आंखों ही आंखों में चाचा को घुड़का। चाची की सियानी हंसी हंस दिए, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर अभी नहीं, अभी तो दद्दा अस्पताल में है और परिणीता बेंगलोर जाएगी तो कैसे मैनेज होगा, और कोचिंग तो कानपुर काका देव में 1 से 1 है, तो बेहतर होगा तुम यहाँ की ज्वाइन कर लो। फीस वगैरह की दिक्कत तो हो तो बताना। अंशु परिणीता की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बुआ ने बुरा सा मुंह बना लिया। अंशु किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बोला, आप निकलो दीदी वरना देर हो जाएगी। परिणीता ने मम्मी को हक करके गाल पर किस किया। मम्मी अपना ध्यान रखना। मम्मी ने भी माथा चूमकर आशीर्वाद दिया, सफलता हासिल करो। और परिणीता बाहर निकल आई अंशु के साथ। बुआ जी ने मम्मी को ताना मारते हुए कहा, बहुत छूट दे रखी है ना, देखना एक दिन बदनामी ना करा दे, हमें तो उस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे थे। मम्मी ने ठंडी सांस ली और चुप रह गई। उधर ऑफिस तक का रास्ता काटने के लिए अभिमन्यु ने म्यूजिक चलाया तो एफएम पर ये गाना आने लगा, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। अभिमन्यु भी साथ साथ में गुनगुनाने लगा। उसकी आंखों में परिणीता का चेहरा था। तभी ग्रीन सिग्नल हो गया। पीछे से तेज हॉर्न की आवाजें सुनकर उसे होश आया। अपने माथे को रगड़ते हुए 2 टप्पी मारी। क्या हो गया अभिमन्यु तुझे? तू तो एकदम टीन एजर की तरह बर्ताव कर रहा है। दिल ने सरगोशी की। हाँ तो प्यार का नशा होता ही ऐसा है। दिमाग बोला, प्यार? पागल हो गया अभिमन्यु, वो सिर्फ तेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने वाली लड़की है। दिल ने जवाब दिया, हाँ तो साथ में काम करने वाली लड़की से प्यार नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन तभी दूसरा गाना बजने लगा, पहला नशा पहला खुमार। उफ, सब पीछे ही पड़े हैं। अभिमन्यु ने डैशबोर्ड पर हाथ दे मारा। आखिर अभिमन्यु ऑफिस पहुंच ही गया। वो ऑफिस में जैसे ही पहुंचा, गेट पर विहान, तरुण और वंश अपने हाथों को फोल्ड किए उसे घूर रहे थे। अभिमन्यु उनके हाव भाव देखकर हैरान था। क्या हुआ? आज काम ना करके त्रिदेवों की भ्रकुटी क्यों चढ़ी है? ऑफिस में सब सही तो है न? अभिमन्यु ने कार से निकलते हुए कहा। हाँ, ऑफिस में सब ठीक है, पर हम ठीक नहीं है। वंश घूरता हुआ बोला। क्यों, क्या हुआ? वो बिग बॉस आए हैं और सबकी क्लास ले रहे हैं। तुम भी नहीं थे, इतना लेट आए तो तुम्हारे हिस्से की भी डांट हमें ही खानी पड़ी। तरुण ने मुंह बनाकर कहा। दादू ऑफिस आए हैं? ये सोचकर ही अभिमन्यु को पसीना आ गया। 2 साल से दादू 2-4 महीने में कभी कभी आते थे, वरना दादी माँ और निमिषा के लिए घर पर ही रहते थे। अभिमन्यु अटकते हुए बोला, लेकिन वो तो सुबह मंदिर गए थे, यहाँ कैसे? विहान बोला, अब हमें क्या पता, बहुत गुस्से में है और तुम्हें साथ में लेकर आने को बोला है।
चलो केबिन में, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अभिमन्यु 27 साल का होकर भी दादू से डरता था। ये भय वाला डर न होकर सम्मान वाला डर था। दादू भी हमेशा उसे गलत होने पर ही डांटते थे। उनके हर फैसले की अभिमन्यु दिल से इज्जत करता था। वो उनके साथ दादू यानी अपनी केबिन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही केबिन के अंदर चारों घुसे, विहान ने रिमोट से दरवाजा लॉक कर दिया और शीशे पर पर्दे खींच दिए। कमरे में कोई नहीं था। अभिमन्यु ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अचरज से पूछा, कहाँ है दादू? साले दगाबाज, धोखेबाज, आज से हम तुझसे अपनी दोस्ती तोड़ रहे हैं। तीनों ने एक साथ अभिमन्यु से कहा। अभिमन्यु शॉक्ड रह गया। क्यों? मैंने क्या किया? कमीने हम सबसे झूठ बोला और पूछ रहे हो कि क्या किया है? विहान ने गुस्सा दिखाया। अभिमन्यु हैरानी से बोला, मैंने कौन सा झूठ बोला? साफ साफ बताओ। अब अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा था। क्यों? तुम इस मुसीबत से प्यार करने लगा है ना, और हमें बताया नहीं ना? वंश ने भी गुस्सा दिखाया। अरे ये क्या कह रहे हो? मैं और प्यार, और वो भी उससे? नो वे। अभिमन्यु ने आंखें चुराकर कहा। वंश ने बाहें चुराकर तरुण और विहान की ओर देखा और सब एकदम से हंस दिए। देखा मेरा बच्चा कैसे शर्मा रहा है? तरुण ने अभिमन्यु को छेड़ा। तभी वंश ने पीछे से अभिमन्यु को पकड़ लिया और विहान और तरुण झूठ मूठ उस पर घुसे बरसाने लगे। तरुण बोला, बोल हाँ, अब बोल हाँ। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। तरुण बोला, फिर ठीक है, कुछ ही नहीं सही। चल आज तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, सारे दिन तू हमारे साथ रहेगा, ओके? अभिमन्यु जल्दी से बोला। अरे यार सुनो तो, ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? वो परिणीता आ रही है तो उसे लेने तो जाना ही होगा। आफ्टर ऑल हमारी कंपनी के मॉडल है। हाँ तो? तरुण ने पीठ पर पंच मारते हुए कहा। तो उसे लेने कंपनी की सबसे बड़ी महंगी वाली गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज देते हैं। विहान ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसने अभिमन्यु को सुबह देखा था। वो सिर्फ मजे ले रहा था। अरे ऐसे कैसे खाली गाड़ी जाएगी? उसे बुरा लगेगा। अभिमन्यु मिमियाने लगा। अच्छा तो हम चले जाते हैं। वैसे भी 10 दिनों से तूने ऑफिस का तो कोई काम किया नहीं, तो आज सारा दिन तुम काम करोगे और हम भाभी जी। विहान ने जबान दबा दी। आई मीन मिस मुसीबत के साथ रहेंगे। तूने ही चुगली की है ना? देख तेरा क्या हाल करूंगा। अभिमन्यु ने विहान को घूरा। विहान बोला, अबे अब मैंने क्या किया? तेरी हरकतों से सबको सब समझ आ रहा है। और जो कल तुम इस मुसीबत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था वो? अब वंश बोला, हम यहाँ क्या बेवकूफ दिखते हैं? चलो भाई चलो, काम पे लग जाओ, हमारा यार बदल गया। तीनों जाने लगे तो अभिमन्यु बोला, रुको, अब सच में इसे कुछ नहीं बताना। विहान और सब रुक गए। अभिमन्यु जो हाँफ रहा था पेट पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ओके यारो, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम लोगों को क्या बताऊं। जब से मिली है हमारे झगड़े ही हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे उसके मुंह से जली कटी सुनना अच्छा लगता है। उसकी केयर करना, उसका साथ अच्छा लगता है। उसके आंसू या कोई उसे टच करे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब अगर इसी को प्यार कहते हैं तो हाँ, मैं परिणीता से प्यार करने लगा हूँ और हर पल उसको सामने देखना चाहता हूँ। ठीक है, अब खुश? वो तीनों अभिमन्यु से लिपट गए। तीनों की आंखें नम थी। तीनों की आंखों में आंसू आ गए। यार यही तो तेरे मुंह से सुनना चाहते थे हम सब। हम सब तेरे लिए बहुत खुश हैं। तरुण ने कहा। अभिमन्यु बोला, एक मिनट, मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग बताई है। वो क्या सोचती है मुझे नहीं पता। और तुम लोग प्रॉमिस करो, जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं तब तक तुम में से कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे ऑकवर्ड फील हो। पक्का? तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ बोले, अब तो सीता मैया को राम की चाहत बतानी ही पड़ेगी, वरना हमारे जैसे लक्ष्मण देवरों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और सब ढिढाई से हंस पड़े। अभिमन्यु दांत पीस कर उन्हें खोने लगा। अले अल्लाह, हम डरने वाले नहीं। आज रात में भाई के प्यार के नाम जश्न होगा। क्यों बच्चों? तरुण बोला। और पेमेंट कौन करेगा? हमारे अभिमन्यु द प्रिंस। मैं क्यों करूंगा? एक धेला नहीं दूंगा। अभिमन्यु ने गुर्रा के कहा। विहान बोला, बेटा सोचियो भी मत, वरना क्या? अभिमन्यु ने विहान को घूरा। तीनों उसके चारों ओर घूमने लगे और गाने लगे। दादू दादी माँ परिणीता सबको पता चला है, अभिमन्यु के मन में प्यार का फूल खिला है।
अभिमन्यु उनकी बात सुनकर उन्हें घूर कर बोला, तुम सब के सब बहुत कमीने हो। वो तो हम हैं। ये कहकर तीनों अभिमन्यु से एक बार फिर लिपट गए। इधर परिणीता ने एयरपोर्ट पहुंचकर पहले अभिमन्यु को फोन किया। उसके एयरपोर्ट आने की बात सुनकर वो मुस्कुरा उठा। तभी उसे मिताली का ख्याल आया, घर तो रात में ही जा पाएगी और अगर मिताली को नहीं बताया तो कच्चा खा जाएगी। उसने मिताली को फोन लगा दिया। जब से कानपुर पहुंची थी तब से उससे बात भी नहीं हो पाई थी। मिताली उसकी आवाज सुनते ही उछल पड़ी। ओए, कहाँ है तू? चाचा कैसे है? तू कब आ रही है? दरअसल मिताली के पापा इन दोनों के बीच नहीं पड़ते थे, इसलिए उन्होंने भी मिताली को कुछ नहीं बताया था। मैं एयरपोर्ट पर हूँ और बेंगलोर आ रही हूँ। हाय, मिताली चौंक गई। क्यों? ऑपरेशन नहीं हुआ क्या चाचा का? ऑपरेशन हो गया है। और फिर परिणीता ने कल सुबह से लेकर आज सुबह तक की सारी बातें अभिमन्यु की, बुआ फूफी की, चाचा चाची की, अंशु की, सब जो की तो बताई। आखिर में बोली, मन तो बिल्कुल भी नहीं था आने का, लेकिन आना पड़ेगा, मजबूरी है। कहते हुए परिणीता का गला रूठ गया। ओए, तुम बिल्कुल सही कर रही हो बेटा। ये अर्थ युग है, यहाँ पैसे से ही आप परिवार की अच्छे से केयर कर सकती हो। और तो और सबको तुमने देख ही लिया कौन कितने पानी में है। और सच में मुझे तो तेरे उन सो कॉल्ड फूफा पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अभिमन्यु सर की जगह मैं होती तो हाथ पकड़ती नहीं, सीधे तोड़ ही देती। दुष्ट कहेंगे। अच्छा अच्छा, ठंडक मेरी बिल्लू। परिणीता हंसने लगी। मिताली आगे बोली, अभिमन्यु सर हैं भी कितने अच्छे। सच्ची में है ना? तेरी कितनी केयर करते हैं। काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए तो मैं झट से उसके गले में मंगलसूत्र बांध दूं। अबे मंगलसूत्र लड़के बांधते हैं, लड़के थोड़ी। परिणीता हंसकर बोली। पता है मुझे, मिताली ने धीरे से कहा। अब इतनी भी भोंदू नहीं हूँ, मैं तो तुझे हंसाने के लिए कह रही थी। हाँ हाँ, पता है मुझको। जिसके तेरी जैसे दोस्त हो वो भला कभी उदास रह सकती है? परिणीता ने प्यार से कहा। मिताली ने पूछा, अच्छा तू बता, मीटिंग के बाद घर आ रही है ना? परिणीता बोली, हाँ हाँ, और क्या। एक काम करो, तुम सीधे होटल ही आ जाओ, हम वहां से एक साथ ही घर चलेंगे। वैसे भी मेरा होटल थोड़ी दूर है। मिताली ने हामी भरते हुए कहा। ठीक है, बाकी करण सर और आदि सब पूछ रहे थे तुझे? हाँ, मेरा फोन अस्पताल में साइलेंट मोड पर था। मिताली बोली। ओके, कोई नहीं, चल शाम में मिलते हैं। ओके बाय। परिणीता ने कॉल कट कर दी और वो मोबाइल जैसे ही रखने वाली थी वैसे ही निमिषा का फोन आ गया। परिणीता को निमिषा का नंबर तो नहीं पता था, फिर भी उसने उठा लिया कि कहीं एजेंसी से ना हो। परिणीता बोली, हेलो, कौन? हेलो, इतनी जल्दी भूल गई? मैं निमिषा। निमिषा ने काफी साफ शब्दों में कहा। अरे सॉरी यार, वो नंबर सेव नहीं था ना, बस इसीलिए। अरे कोई नहीं, तुम्हारे पापा कैसे हैं? ऑपरेशन हो गया है, अभी मम्मी ने बताया कि वो ठीक है। निमिषा बोली, डोंट वरी, जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा तुम आज घर आ रही हो ना? आज? सॉरी निमिषा, मीटिंग के बाद में और मिताली घर जाएंगे, थोड़ा सामान भी लेना है और मिताली भी साथ होगी। अरे वाओ, निमिषा अच्छा है कुटी, आपकी फ्रेंड, तो उन्हें भी साथ में ले आइएगा ना, बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए। वैसे भी आज दादी दादू की एनिवर्सरी है तो दादी माँ भी खुश हो जाएंगी। निमिषा अब काफी हद तक सही बात कर रही थी, अब बस कहीं कहीं अटकती थी। परिणीता बोली, अच्छा कुछ फंक्शन है क्या? नहीं तो? फिर वो उदास होते हुए बोली, जब से मम्मी पापा गए तब से नहीं मनाते। परिणीता बोली, ओह सॉरी, हम जरूर आएंगे। निमिषा ने थैंक यू कहा और फोन रख दिया। निमिषा को परिणीता का साथ भा गया था, इसलिए वो परिणीता को बुला रही थी। परिणीता ने फोन रख दिया। सच में अभिमन्यु कितने अच्छे हैं, पूरी जिम्मेदारी घर की बाहर की निभाते हैं। निमिषा भी कितनी अच्छी है, पर ईश्वर ने उसे पूरा क्यों नहीं बनाया? हो सकता है बचपन में ठीक हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो। आज अभिमन्यु से पूछेगी। तभी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ और वो खड़ी हो गई। शांता दादा और चंदू ने इन 2 दिनों में ही नयन और परम की डेली रूटीन की लिस्ट बना ली थी। दिन भर अलग अलग रेस्टोरेंट्स में घूमकर वो पॉश इलाके इंदिरा नगर के अपने श्री स्टोरी रेस्टोरेंट में 3री मंजिल पर बैठ जाते थे। ग्राउंड आम जनता के लिए था। सभी जानते हैं बेंगलोर आईटी सिटी बन गया है। बाहर से आने वाली यंग जनरेशन दिन भर मेहनत करके लाखों पाती है और रात में हजारों उड़ाने में संकोच भी नहीं करती। पहली मंजिल पर पूरा डिनर अरेंजमेंट था।
दूसरी पर हॉल जिसमें आए दिन पार्टियां होती थी। तीसरी मंजिल वीवीआईपी या रईस ज़ादों के लिए थी, जहां का पर पर्सन 50,000 रुपये था। 6 से 12 बजे तक सभी अय्याशों के साजो सामान के साथ अपने कस्टमर की पूरी देखभाल होती थी। दुनिया भर के व्यंजन, सबसे महंगी शराब, वो भी अनलिमिटेड, और सर्विस देने वाले खूबसूरत छोटे छोटे कपड़े पहने बालाएं, जिन्हें आप बिस्तर पर ले जाने के अलावा बाकी नयन सुख स्पर्श सुख सब हासिल कर सकते हैं। वहीं ये दोनों भाई शीशे के अपने अपने केबिन में बैठे रहते थे। शांता दादा ने अभिमन्यु को सारी बातें फोन पर बता दी। अभिमन्यु ने उन्हें आगे जाने की योजना समझाई और घड़ी देखी, 2 बज रहे थे। विहान और बाकी लोग रात में पार्टी का वादा लेकर अपने अपने काम पर लग गए थे। अभिमन्यु ने कुछ समय बाद अपनी कार की चाबी उठाई और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ परिणीता का ही चेहरा था। 3 साढ़े 3 बजे वो एयरपोर्ट पहुंच गया और बेसब्री से परिणीता का वेट करने लगा। आज जैसे घड़ी की सुइयां बहुत धीरे चल रही थी और उसी के साथ अभिमन्यु की धड़कनें तेज गति से दौड़ रही थी। आखिर फ्लाइट आई और अभिमन्यु की नजर सामने एग्जिट गेट पर जम गई। उधर फ्लाइट लैंड होते ही परिणीता ने अपने फोन को ऑन किया तो अंशु का फोन था। परिणीता घबरा गई। उसने तुरंत ही कॉल किया तो अंशु ने बताया घबराने की बात नहीं, पापा ने पता करने को बोला था कि आप पहुंच गई। और पता है दीदी, आज पापा ने पहली बार बुआ जी को खूब डांटा, जो उन्होंने और फूफा जी ने आपके और अभिमन्यु भैया के साथ बदतमीजी की थी। अच्छा? परिणीता को आश्चर्य हुआ। पापा अपनी फैमिली के खिलाफ ना कभी बोलते थे और ना ही सुनते थे। हाँ दीदी, मम्मी ने उन्हें सब बताया था। वो अभिमन्यु भैया के लिए भी बहुत दुखी थे। अच्छा दीदी, जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाए तब पापा से बात कर लेना, ठीक है? परिणीता फोन कान में लगाए बाहर आ गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अभिमन्यु उसे लेने आने वाला था। उधर अभिमन्यु, जो परिणीता को देखने के लिए बेताब हो जा रहा था, ये देखकर गुस्सा हो गया कि परिणीता उसे इग्नोर कर रही है। वो झटके से परिणीता के पीछे गया और उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। परिणीता के हाथों से फोन छूट गया और वो पलट कर गिर गई। आज उसने जीन्स के साथ हील वाली सैंडल पहनी थी। एकदम से मुड़ने से उसकी एक हील निकल गई और उसका पैर मुड़ गया। वो दर्द से आहके कर अपना पैर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि अभिमन्यु और परिणीता समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। परिणीता ने जब सर उठाकर देखा तो अभिमन्यु अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा था। परिणीता को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसे गुस्सा बहुत तेज आया। वो समझ गई कि अभिमन्यु ने ही पीछे से उसे घसीटा था। उसने कुछ दूर गिरा अपना फोन, जिसकी स्क्रीन डैमेज हो गई थी, किसी तरह उठाया और खुद उठने की कोशिश की, पर शायद एड़ी में चोट आ गई थी। आधा उठकर फिर गिर पड़ी। अभिमन्यु ने अपना हाथ बढ़ाया। सॉरी, मेरी वजह से। परिणीता ने जलती आंखों से उसे घूरा। डोंट टच मी। उसने अभिमन्यु का हाथ झटक कर फिर उठने की कोशिश की, पर आसपास कोई सहारा ना होने से उठ नहीं पाई। अब अभिमन्यु के पास कोई चारा नहीं था। आसपास लोग भी रुकने लगे थे। अब सॉरी बोल रहा हूं तो मैडम भी नखरे कर रही हैं। चल शुरू हो जा अभिमन्यु बाबू। उसने एक बार में ही परिणीता को गोद में उठा लिया। सामान तो वैसे भी कोई नहीं था, बस पर्स ही था, जिसे अभिमन्यु ने एक कंधे पर टांग लिया। अचानक अभिमन्यु की गोद में अपने आप को देखकर परिणीता छूटने की कोशिश करने लगी, पर कहाँ 6 फीट का रोज जिम वाला मजबूत नौजवान और कहाँ परिणीता सुकोमल कन्या। जितना परिणीता हाथ पैर मार रही थी, उतना ही अभिमन्यु की पकड़ कस रही थी। एयरपोर्ट कर्मचारी हेल्प के लिए आए भी तो अभिमन्यु ने थैंक्स कहकर वापस कर दिया। परिणीता ने भी हार कर अभिमन्यु के सीने में मुंह छुपा लिया। पार्किंग तक आते आते अभिमन्यु की भी सांस फूल गई। किसी तरह परिणीता को कार में डाला और सांस लेने लगा। देखने की चुहिया जैसी हो और वजन देखो क्या खाती हो। अभिमन्यु ने परिणीता की आवाज सुनने के लिए उसे चिढ़ाया। तुम कौन हो? धारा सिंह? परिणीता गुस्से से बोली। और मुझे घसीटा क्यों, वो भी पीछे से? अब अभिमन्यु कैसे बताए कि उसे परिणीता के ऊपर गुस्सा आ गया था। जानता था ये कह दिया तो युद्ध का ऐलान होना तय है। तुम फोन पर बिजी थी, मैंने आवाज दी पर तुमने सुना नहीं, तो वो बस मैंने पीछे से पकड़ा था। हाँ तो कोई भी पीछे से पकड़ेगा तो आदमी झुकेगा नहीं।
अब सॉरी बोल तो रहा हूँ, अभिमन्यु ने कार में बैठकर कहा। परिणीता ने चेहरा घुमा लिया। वो अपना फोन देखने लगी। आंखों में आंसू आ गए। अभी तो ईएमआई पर लिया था, फिर अपना पेड़ देखा जहां सूजन आ गई थी, और जूते तो बेकार हो गए। अब मीटिंग कैसे अटेंड करेगी? अभिमन्यु उसकी एक एक हरकत देख रहा था और समझ भी रहा था आगे क्या होगा। अभिमन्यु और आदित्य अब उन तीनों को पकड़ने के लिए क्या जाल बिछाएंगे? क्या अभिमन्यु परिणीता को निमिषा के साथ हुए हादसे के बारे में बता पाएगा? क्या निमिषा अब ठीक हो जाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।